दैट आई विल शूट यू, एंड इफ यू स्पीक एनीथिंग, मतलब कुछ भी आप बोलते हैं दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हम उसका हम्म। जवाब दिए तो वो इम्प्रेस दिख रहे थे कि मतलब ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, लड़का। उसको आपने अच्छे से इंटरप्रेट किया और बताया, तो हाँ, वो अच्छा रहा, दोनों का और वो इंटरव्यू अच्छा रहा लगातार है। इंग्लिश में ही बोल रहे थे, कोई हिंदी तो बोल ही नहीं रहा था। अच्छा, नहीं नहीं, आप हम्म। दोनों का इंटरव्यू बेहतर रहा है। अंत भला तो सब भला, और दोनों दोनों पर्सन बिल्कुल, जुड़े और दोनों ने बहुत शानदार एक्सपीरियंस शेयर किया। हाँ, बेस्ट विशेस अगेन। यस, और थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट। देखिए और बाकी, हो बाकी जाएगा देखिए बाकी सौरभ, क्या होता है सर। हो जाएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। हम लोगों को उम्मीद है। जी सर। कार्तिकेयन, चूंकि 53 मिनट हो चलिए, चुके हैं, हाँ। क्लास के बच्चे बहुत धैर्य के हम्म साथ इंतजार कर रहे हैं, तो अब इन लोगों को कुछ ना कुछ देखिए, बताया जाए। हाँ। हाँ, चलिए, आप लोगों ने अच्छे इतने धैर्यली पेशेंटली सुना, क्योंकि आप लोग का अभी ये स्टेज आएगा, तो इसलिए एक्सपीरियंस मिल रहा है और अच्छा चीजें लेना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए, आज का न्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है, आज का न्यूज है नमो भारत। नाम सुना है नमो भारत का? हाँ कोई सर, सुने बताएंगे हैं। अगर जो सुन, हाँ, क्या है बताइए। सर, ये इंडिया का पहला जो है ना, ये हम्म, रीजनल रैपिड ट्रेन है, इसको आज इनॉग्रेट किया गया है। हाँ, और जैसे कहाँ कि से इनोवेट, मतलब हाँ हाँ, बताइए। बताइए बताइए। ये जो है ना, मतलब मेट्रो से भी फास्ट चल सकता है, और हम्म अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, तो उसको हम्म प्लान करने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम लोग को ठीक करना चाहिए, तो उसके लिए हम्म, अच्छा प्रयास है ये। बिल्कुल। इसका एक नाम है RRTS। हाँ। RRTS बोलते हैं इसको, है ना, रीजनल रैपिड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। तो इंडिया का पहला ये RRTS बनाया गया है, जो कि दिल्ली से मेरठ को जोड़ेगी। और अभी जो इनॉग्रेशन किया गया है, 17 किलोमीटर ट्रैक का किया गया है। फिर अगले 1 सालों में बाकी बचे हुए कुल 84 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जो कि दिल्ली से मेरठ को जोड़ेगी। और इसका नाम है RRTS। और एक तरह से इसमें आप ये कर सकते हैं कि सेमी हाई स्पीड और हाई फ्रिक्वेंसी पे ट्रेन चलेगी। इसकी स्पीड लगभग 100, 160, 180 इस तरह का रहेगा। उस मतलब मैक्सिमम इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा न्यूज है आज का, बताइए, इसमें समझ में आ गया ना हर किसी को? दूसरा न्यूज है आज का, देश का पहला नहरों वाला शहर बनेगा। कौन बनेगा? कोई बताएं। प्रिया, जागृति, आशीष, अ, क्या नाम है, PR परम, बताएं कोई, सुना है ये न्यूज? देखिए, चेन्नई को बनाया जाएगा देश का पहला नहरों वाला शहर। नहरों वाला शहर का मतलब यह है कि वहाँ पहले लगभग 33 नहर थे, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको इनक्रोच कर लिया गया। इनक्रोच करके अभी कंडीशन ये है कि बहुत सारे नहर जो थे इनक्रोच कर लिए गए। एक शहर है वेनिस, यूरोप का, इटली में स्थित है एक वेनिस शहर। एक वेनिस शहर है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है टोटली एक तरह से वाटर बेस्ड सिस्टम है। मतलब सारा कुछ जो भी होता है उस शहर में, नहर है, हर जगह नहर है, सभी लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, नहर से करते हैं। तो उसी पैटर्न पे चेन्नई रिवर्स रिस्टोरेशन ट्रस्ट प्रोजेक्ट, ये एक संस्था है, और चेन्नई नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये दोनों का इनिशिएटिव है कि जब बाढ़ आती है, जैसे जब मानसून आती है, रिट्रीटिंग मानसून, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जो लौटते हुए मानसून होते हैं, उस समय इतना बारिश होती है चेन्नई में कि पूरा बाढ़ ही आ जाता है। और जब गर्मी पड़ती है तो इतनी गर्मी पड़ती है कि सुखाड़ आ जाता है। तो ड्राउट और फ्लड दोनों को बैलेंस करने के लिए जो नहर था, उसी नहर को एक तरह से फिर से रिस्टोर करना है, रिस्टोरेशन करना है। तो रिस्टोर करने से ये फायदा होगा कि एक तो टूरिज्म के रूप से भी डेवलप होगा, और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर लेयर वो भी बढ़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये रहेगा कि देश का पहला नहरों वाला शहर, जो कि टाइप ऑफ वेनिस, वेनिस जो है इटली का एक शहर है, जहाँ पे वो भी वाटर बेस्ड सिस्टम चलता है, हर चीज, मतलब वहाँ रोड नहीं है, सारा सिस्टम वाटर बेस्ड से होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि
53 किलोमीटर लंबा है और 33 नहर लगभग है, उसको ये रिस्टोर करने की प्रक्रिया चल रहा है। एक तीसरा न्यूज की ओर बढ़ते हैं हम लोग, कटी बिहू। बिहू का आप लोग नाम सुने होंगे। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम आसाम में। आसाम में। किस लिए मनाया जाता है ये पर्व? ये वहाँ के मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से लिंक्ड है। हाँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से लिंक है। तो इसमें दो, एक होता है ना सोइंग सीजन, और एक होता है जब मतलब प्लांटिंग करते हैं ये लोग, हार्वेस्टिंग उस समय, सीजन हाँ, सीजन और एक हार्वेस्टिंग सीजन, ये तो उस समय मनाते हैं। बीपीएससी का तो चलता दोनों है। समय में तो अभी जो कटी बिहू है उसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग पीरियड का समय को बोलते हैं कटी बिहू। इसमें लोग एक तरह से जो धान का, जो राइस का जो सैंपलिंग होता है, जो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, उसके बाद उसे दूसरी जगह पे जब रोपनी करते हैं और आपस में इकट्ठे होकर के पीपल एक तरह से डांस करते हैं, कैंडल जलाते हैं, एक तरह से पूर्ण रूप से अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जानकारी रखना, ये कटी बिहू बिहू मतलब जो असम में मनाया जाता है और एक तरह से क्रॉपिंग सीजन का त्योहार है, फेस्टिवल है, और ये हार्वेस्टिंग के समय, ये हार्वेस्टिंग पीरियड के समय मनाया जाता है। और एक कौन सा बिहू होता है? 2 तरह का बिहू है, 3 तरह का ऐसा होता है। एक और कौन सा है? एक को सिर्फ बिहू बोलते हैं, वो सोइंग सीजन के टाइम में जब वो रोपनी करते हैं। अभी कौन सा है? हार्वेस्टिंग वाला है, जब अभी कटाई होगी तब की बात है। तीसरा न्यूज रहा है अपार कार्ड। नाम सुना है अपार कार्ड का? स्टूडेंट ये के लिए। हाँ 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 बिल्कुल, सर। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, इसके बारे में आज का न्यूज रहा है। और इसका फुल फॉर्म क्या है अपार का? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री। गुड। हाँ, तो ये रहा है, बहुत चर्चा रहा है। इसका क्या है, मेन मकसद क्या है बताइए? इससे क्या बेनिफिट होगा? स्टूडेंट के जितना डॉक्यूमेंट। भी बोलिए बोलिए, प्रियंका जी बताइए। हाँ बताइए हाँ, प्रियंका जी। हाँ वो स्टूडेंट के प्रोग्रेस को। स्टूडेंट के, हाँ बताइए प्रिया प्रोग्रेस जी, को कुछ और बताइए दिखाएगा। आप। हाँ ओके, आप सर बताइए कुछ। जितना भी स्टूडेंट है ना, उनको एक आईडी कार्ड मिलेगी जो कि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड से उनको एक्सेस किया जाएगा। और इसको आधार कार्ड से लिंक, मतलब जैसे नहीं कि किया आधार जाएगा। कार्ड के बेस पे ही आधार कार्ड बनाया जाएगा। और हाँ हाँ इसमें टीचर्स जो है ना, पेरेंट की सहमति लेंगे तभी बनाएंगे इस कार्ड को। हाँ, इसमें ये, इसका वही मूल मकसद यही है कि जैसे मान लिया क्या होता है, कभी कभी बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, फिर उनको मन किया कि नहीं फिर से हमें पढ़ना है। जिस तरह से एक होता है EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो कि हम लोगों ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM के तहत हमने लॉन्च किया है, उसी तरह से उसी तर्ज पे ये भी लॉन्च किया गया है। जिस तरह से एक पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए डिजिटल कार्ड जो लॉन्च किया गया था, आयुष्मान कार्ड, उसी में NDHM के तहत आयुष्मान डिजिटल कार्ड, ठीक उसी तरह से अपार कार्ड भी है। इसमें बेनिफिट ये है कि जब भी उसने कितना एजुकेशन लिया, उसकी क्या अचीवमेंट रही, कितना उन्होंने ग्रेस किया है, और बीच में अगर पढ़ाई छोड़ दिया तो उसका भी रिकॉर्ड, सारा कुछ का उसका रिकॉर्ड एक तरह से एक जगह रहेगा। इसीलिए इसको वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड कहा गया है। और ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया था? कब आया था 2020 NEP? में नया 20 में, बिल्कुल। नया पॉलिसी। ये उसी का एक इनिशिएटिव है, उसी का एक पार्ट है, उसी में एक प्रोविजन था कि ऐसा किया जाना चाहिए था। कुछ प्रोविजन बताएंगे NEP का? कोई बताएंगे? बताइए, 2-3 पॉइंट बताइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन। बताइए बताइए, जागृति जी बताइए, कुछ नाम सुना है NEP का? आशीष जी कोई बताएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5332 का नाम सुना है? हाँ, हाँ 533। बताइए बताइए आशीष। हाँ सर ये पहले का जो मॉडल था सर, मतलब
हाँ। 10th और 10+2 उसको रिप्लेस करके 5334 के 4 लाया गया है। और इसमें सर जैसे कि हम लोग पहले ग्रेजुएशन करते थे, तो इसमें सर बीच में भी अगर आप ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बिल्कुल। उसका और क्या नाम है? क्या सर? उसका नाम कुछ रखा गया है, जानते हैं? सर नाम एग्जैक्ट टर्म हमको याद नहीं है इसका। हम्म और सर कोई इसमें है बताएंगे कि और क्या प्रोविजन है? आप 6 बताइए। क्लास के बाद सर वोकेशनल स्टडीज का भी इसमें वेरी प्रोविजन गुड। है। और अभी और बाकी पॉइंट्स अभी याद नहीं है सर। हाँ, तो ये इसमें अभी जो आप चर्चा कर रहे थे कि रिकॉर्ड रखेगा, उसका नाम रखा गया है ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। उसमें क्या होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में कि जितना आपने मान लो सपोज दैट आप बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपने 2 साल पढ़ाई किया फिर आपने छोड़ दिया, तो वो 2 साल का जो स्कोर होगा, जो क्रेडिट होगा, वो पॉइंट आपको मिलेगा। आप मान ली फिर आप चाहेंगे कि नहीं हम चलेंगे फिर आप करने के लिए बीकॉम या बीएससी करने चले गए, तो उसमें फिर आपको मिलेगा। तो एक तरह का ये इनिशिएटिव रहा था डिजिटल एजुकेशन पॉलिसी का। और आपने चर्चा भी किया कि स्किल जो शुरू से ही उसमें क्लास 6 से ही किया जाएगा। साथ ही साथ हायर एजुकेशन में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो GER बढ़ाना है, 50% तक ले जाना है। ये सब इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, ये इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। यही सब तो है क्या ना कि आप लिंक करें। करंट अफेयर्स का मतलब क्या है, आप 4-5 न्यूज ही पढ़े लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है उसको आप जरूर प्रयास करें, उसको आप कैच करने का, ग्रैस्प करने का। उससे ये होगा ना कि आप उससे अवेयर रहेंगे। जैसे एक न्यूज आज का है, इंडिया एशियन ट्रेड रिलेशनशिप। आज का न्यूज आया है कि चाइना जब से हम लोगों ने RCEP नाम सुना है ना, क्या था RCEP में बताइए? रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हाँ, कोई बताएंगे? सब भूल गए हैं। हाँ RCEP का सर नाम ये नहीं सुना आप लोगों ने? सर हाँ। ये चाइना चाइना का सर इनिशिएटिव था सर। हम्म और सर इसमें मोस्टली साउथ ईस्टर्न मतलब साउथ सदर्न एशियन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किए थे एक्सेप्ट इंडिया को छोड़ के सर। हम्म हाँ, तो इसी वजह से जो RCEP जो किया गया था, इंडिया ने नहीं किया ज्वाइन। क्यों नहीं किया ज्वाइन? क्योंकि समवेयर वी आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशनल और डोमेस्टिक यूनिट्स, डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसलिए हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। हम लोग देखते हुए कि हमारे पास अगर मान लिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसा अगर देश, तो हमारे पास जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी एक तरह से हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होगा। तो हम लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था। तो उसका कंसिक्वेंस ये आ रहा है कि अब एशियन कंट्रीज के साथ चाइना का रिलेशन, ट्रेड रिलेशन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जबकि हमारा कम रहा है। बट उसे तो उसी के लिए रिगार्डिंग इधर न्यूज में था। और जैसे कि हम लोग बात करेंगे उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कौन कौन सी चीज़ें एशियन कंट्रीज के साथ हम लोग इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल्स, आयरन। हम लोग इंडिया से भेजते हैं बाहर एशियन कंट्रीज में आयरन, स्टील, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सब चीज़ें हम लोग भेजते हैं। इंपोर्ट करते हैं एनिमल फैट्स, वेजिटेबल फैट्स, ऑयल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जैसे वियतनाम से करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी करते हैं। तो ये मैंने बेसिक थोड़ा बता दिया 2-3 पॉइंट। अब आप लोग ये बताएं कि एशियान में कौन कौन कितने मेंबर हैं और एशियान का स्थापना कब हुआ था, ये बताएं। कौन बताएंगे कितने मेंबर हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सर बताएं। बताएं। हाँ बताइए। इसमें 10 मेंबर हैं और हम्म इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई है। और गुड। इसका हेडक्वार्टर ये बैंकॉक थाईलैंड में है, जो कि बैंकॉक डिक्लेरेशन में साइन किया गया था इसको। इसके कौन कौन मेंबर है, मेंबर बताइए, कोई और बताइए, बताइए। मैं बताऊं? हाँ बताइए। इसमें नहीं ब्रुनई। रुकिए, आप फिर अपर्णा जी बताइए, मेंबर बताइए, याद है आपको? अपर्णा जी क्या आप सुन पा रही है? हाँ बताइए प्रिया जी। सर मेंबर्स तो इसमें 10 है बट मुझे ऐसे याद नहीं है। आप प्रयास करें कितने हैं यार, बताइए, कुछ तो बताइए। पार्टिसिपेटिव, देखिए ये पार्टिसिपेटिव डिस्कशन है,
इसको आप पार्टिसिपेटिव लेंगे तो उससे में रिमेम्बर रहेगा, याद रहेगा। बताइए। कुछ तो याद है, जैसे मलेशिया था, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, बस अभी तो मैं सर इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। बाकी ऐड करें, प्रमोद जी ऐड करें। वियतनाम था सर, थाईलैंड, कंबोडिया, कंबोडिया है, उसके बाद एक लाओस है, इंडोनेशिया है। मलेशिया, म्यांमार। बिमस्टेक का नाम सुना है आप लोगों ने? बताइए बिमस्टेक का फुल फॉर्म बताइए तो, कौन बताएंगे? चोरी नहीं करना है, गूगल से नहीं देखना है। बताइए। ये भी हमारा नेबरिंग इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। बताइए कौन बताएंगे? सर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन सर। गुड। अब कोई मेंबर बताएं, कौन कौन मेंबर है? सर ये बे ऑफ बंगाल के सर जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वही मैक्सिमम नहीं है सर, जैसे कि कितने मेंबर हैं? कितने मेंबर हैं इसमें? सर एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है सर, लेकिन एग्जैक्ट इंडिया बताइए, कौन बताएंगे एग्जैक्ट? बताइए प्रियंका जी। नहीं पता सर। एग्जैक्ट 7 है यार। ये सब देखिए, यही सब चीजें ना कि आप, ये बेसिक है, अब बेसिक चीजें पता नहीं है आपको। अब ये क्वेश्चन आएगा, अब तो ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि कितने मेंबर है, अब तो पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन नहीं है मेंबर, नाम देगा कंट्री का, फिर आप बता नहीं पाएंगे। तो आप सब्जेक्टिव स्टडी करने की आदत डाल लीजिए, सब्जेक्टिव स्टडी करना है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज रहा है, अलगल ब्लूम। अलगल ब्लूम रहा है जो कि पुडुचेरी में देखा गया है कि वहाँ का जो सी वाटर है वो रेड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? अलगल ब्लूम के कारण, मतलब जो शैवाल होता है उसके कारण से दिख रहा है। तो ये कैसे रेड क्यों होता है? जब समुद्र में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से कहीं न कहीं वो चीज़ें रेड होने लगती है। तो उसी वजह से समुद्र का जो सी वाटर है वो भी रेड दिख रहा है। अलगल ब्लूम उसको बोलते हैं। इसका नाम ध्यान रखना है, ये टर्म है कीवर्ड्स, और इसको हम लोग ये बोलते हैं कि ये साथ ही साथ ये विजिबल भी होता है नेक्ड आई के साथ, और ये एपियर ग्रीन 3-4 कलर दिखता है, कभी ग्रीन भी दिखता है, ब्लू ग्रीन भी दिखता है, रेड ब्राउन भी दिखता है। यही वजह है कि ये सी वाटर जो है पुडुचेरी का वो रेड दिख रहा है। ये 4-5 न्यूज था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई बताएंगे इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। आज का इतना इम्पोर्टेंट न्यूज रहा। पेपर पढ़ते ही नहीं आप लोग? पेपर पढ़ते हैं आप लोग? बताइए एग्रीकल्चर रोड मैप का क्या क्या प्रोविजन है, कौन बताएंगे? अभी राष्ट्रपति महोदया आई गई, एग्रीकल्चर रोड मैप लॉन्च करके गई, कौन बताएंगे? बताएं कोई। सर इसमें ना कृषि के साथ साथ पशुपालन पे भी जोर दिया गया है। पहला फर्स्ट टाइम है जो इसमें पशुपालन को इंक्लूड किया गया है। और क्या बताइए? और कोई प्रोविजन? पढ़े नहीं है सर अचानक। पेपर जरूर पढ़िए, पेपर हमेशा मैं बोलता हूँ ना, न्यूज पेपर की आदत डाल दीजिए। देखिए इसमें 100 सीड हब बनाने का प्रोग्राम है। फर्स्ट टाइम आज मैं इस ग्रुप से 100 सीड हब बनाने का प्रोग्राम है, 100 सीड हब और 20 मिलेट्स हब बनाना है। इसका क्या मकसद होगा सीड हब बनाने का? कि एक अच्छी उच्च क्वालिटी की हाई क्वालिटेटिव सीड मिलेगा, और ताकि ग्रोथ और प्रोडक्शन ज्यादा हो। बिल्कुल उसी तरह से 20 मिलेट्स हब बनाना है। उसका भी मेन मकसद यही है कि हम लोग मिलेट्स के क्षेत्र में मिलेट का प्रोडक्शन ज्यादा हो। अभी कौन सा ईयर बनाया गया है 23 में? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हाँ, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो अभी मोटे अनाज पे बहुत ज्यादा ही फोकस है। कौन कौन सा मोटे अनाज होता है, कुछ एग्जांपल देंगे? जैसे जौ हो गया सर, बाजरा हो गया, जो हम लोग मरवा बोलते हैं सर अपने का इसमें। हाँ बिल्कुल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, है ना, सब मोटे अनाज आते हैं। यही मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप पार्टिसिपेटिव लें, इस डिस्कशन को। और एक इनिशिएटिव है
हर खेत तक पानी पहुंचाना है। उसके लिए तालाब और चेक डैम बनाना है। जी जी चेक डैम, चूंकि वाटर को छोटे छोटे डैम बना के उसको स्टोरेज करके। हाँ, बंजर बंजर भूमि में लेमन ग्रास और मेंथा की खेती करना है। और ये पौधे भी सब है लगाना। आपको। पौधे भी लगाना है। सभी जितने भी पैक्स हैं, पैक्स क्या जानते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, पैक्स का क्या काम होता है? सभी जहाँ पैक्स पर में अनाज, कंप्यूटर लगाना। हाँ बताइए। पैक्स में सर एक संस्था मतलब बनाया जाता है जिसमें सर अनाज की खरीद बिक्री किया जाता है। हाँ, तो अनाज की खरीद बिक्री की जाती है। पैक्स का फुल फॉर्म होता है, क्या फुल फॉर्म है बताइए? पैक्स नहीं जानते सर। कोई बताएंगे? PACKS। हाँ, सब ब्लैंक है। देखिए सब बेसिक, इस बार देखिए BPSC एग्जाम में 3 फुल फॉर्म आए। मैं क्यों इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप इस तरह का हैबिट डालें पढ़ने का, सब्जेक्टिव स्टडी करें। जो चीज को पढ़ें उसके हर एक एंगल को पढ़ लें। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है, PACKS पैक्स, उस पैक्स के तहत ही गेहूं, धान और भी जितने भी अन्न प्रोडक्ट्स हैं उसकी खरीदारी की जाती है, खरीद बिक्री की जाती है। तो ये सब कुछ कुछ इनिशिएटिव रहा है। बंजर भूमि में लेमन ग्रास, मेंथा की खेती को बढ़ाना है, ये भी एक इनिशिएटिव रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, किसके लिए? मिट्टी और जल संरक्षण के लिए, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए। सभी पैक्स में कंप्यूटर लगेगा और साथ ही साथ पुआल प्रबंधन, जो हम लोग वेस्टेज बच जाता है उसका, जब हम लोग बुआई कटाई करते हैं तो जो पुआल का भी, उसका भी प्रबंधन हो, उसको जलाया नहीं जाए, उसको सही जगह उसका यूज किया जाए, खाद बनाया जाए, इस तरह से उसका यूज किया जाए। तो ये सब 4-5 प्रोविजन रहे थे एग्रीकल्चर रोड मैप का, और इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी ये चर्चा में रहा था, ये बिहार से न्यूज था, और बाकी मैंने कुछ कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज का चर्चा किया। मई का आप लोग पढ़ के आए थे? मैंने बताया था कि मैं मई का करूंगा। मई पढ़े हैं आप लोग? मई का करंट अफेयर्स। सर ये डेली होती है कि मैं फर्स्ट टाइम से जुड़ा हूँ आज? हाँ हाँ प्रमोद, बिल्कुल डेली होता है ना, मैं 1 घंटा बताना मैं चाहता समय डेली हूँ, देता हूँ। ये क्लास हम्म, डेली होती है, ठीक है। आप लोग जुड़ें, यस। और ये जो बच्चे इस तरीके से आते जाते रहते हैं ना, इनका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि जो बच्चे 2-3 बार से ज्यादा लेफ्ट करेंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा परमानेंटली, फिर वो कभी क्लास में आएंगे नहीं। फ्री इनिशिएटिव का कभी कोई बच्चा इज्जत करता ही नहीं है, और इसको हम जल्द ही पेड फॉर्म में लाने वाले हैं। चाहे आपसे 10 रुपए ही चार्ज लेंगे, लेकिन लेंगे। कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस तरीके से। अब कार्तिकेयन इतना मेहनत करके आ रहा है, अपना समय दे रहा है, हम लोग इतना मेहनत करके जुड़े हुए हैं, उसके बाद इस तरीके से बच्चे आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। कृपया ये ना करें। अब पार्टिसिपेटिव बनाया ना, मैं हमेशा हाँ, इसको चीज बोल रहा हूँ कि पार्टिसिपेटिव करें इस चीज को। तो आप हमारे लोग थोड़ा पढ़ के आए। मैडम तो प्रमोद आप कुमार पढ़ शर्मा, कर। 65वीं सर इंटरव्यू तक गया था, बीच में सर 2-3 साल में ड्रॉप कर दिया। मैं एक्चुअली RPF में सब इंस्पेक्टर, वर्तमान समय में कश्मीर से बात कर रहा हूँ सर, मेरी पोस्टिंग अभी कश्मीर है। अच्छा अच्छा, कश्मीर में ओके आप? ओके। हम्म जी जी जी। मैं 65वें सर इंटरव्यू तक गया था सर, अनफॉर्चुनेटली 12 हम्म नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके अच्छा उसके अच्छा। बाद जॉब में सर, और थोड़ा सा यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह हो गया, तो बीच में सर मेरा PT नहीं हुआ, तो सर 2-3 साल से मैं कब फ्रस्ट्रेट होकर सर मैं सर्टिफिकेट 69वीं दिया नहीं, और 70वीं एक बार लास्ट बार सोच रहा हूँ, एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 38 हो गए हैं। कोई नहीं तो प्रमोद, सर ये आप फ्रस्ट्रेट हो कैसे सकते हैं? आप तो मेरे मतलब के देश के हीरो हैं। तो सबसे पहले फ्रस्ट्रेट अगर बिल्कुल आप हो बिल्कुल जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? ठीक है, फ्रस्ट्रेशन की बिल्कुल, कोई ये बात सब नहीं नहीं है। सोचना है। जीवन इसी ये तरीके से चलता है। 2 साल बीत गए तो कोई नहीं, आप एक नया शुरुआत कीजिए, और 70वीं BPSC में पर्याप्त टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए, और सारे मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ दीजिए कि इस बार अगर जाएंगे तो अच्छे से जाएंगे और बढ़िया रैंक लाएंगे। ठीक है। जब फर्स्ट मुझे कोई आपके ग्रुप में ऐड किया, तो मैं सर आज फर्स्ट टाइम आपका देखे, तो मैं सर इसमें इंक्लूड हुआ हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग अभी से करना चाहता हूँ, कैसे क्या करूँ सर, थोड़ा सा गाइड हो जाए तो, चूंकि ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि सर यहाँ से कोई सुविधा है हम नहीं। आपकी समस्या को समझ सकते हैं प्रमोद। ठीक है, तो आप जो है ना, आप या तो मुझे बाद में मैसेज कर लेंगे या कॉल कर लेंगे, ठीक है। या फिर इस इसमें इस सर क्लास के लास्ट में जो है ना, आपको समय दिया जाएगा, आप सारा प्रश्न भी अपना पूछ लेंगे, ठीक है।
ठीक 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 है सर। ओके, जी सर। कंटिन्यू क्या करते हमने हैं, रुपेश जी सारा चर्चा कर दिया है, डिस्कशन जो आज था करंट क्योंकि अफेयर्स समय का। भी क्लास का हाँ, हो चुका है। समय भी हो गया है। तो ऐसा करते हैं तो कि जो बच्चे के डाउट है हम्म, वो डाउट ले लिया जाए। प्रमोद जी का भी डाउट है, हाँ और तो हाँ, डाउट पूछ लीजिए, इनका और भी कल हम डाउट लोग ले लिया जाए। मई का मेरा करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बताइए। सर मेरा डाउट है सर, मैं जब से फेल हो रहा हूँ, मैं 4 से 5 नंबर से पीटी नहीं हो पा रहा है। तो चूंकि मेरा सर, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का, मेरा साइंस अच्छा नहीं है, और हर बार मैं साइंस में सर दिक्कत प्रमोद मेरे जी, साथ। साइंस अच्छा नहीं तो साइंस को अच्छा करेंगे ना, आपका वो सर साइंस अच्छा करने। हाँ, बताइए बताइए। टेस्ट, पूछिए चूंकि पूछिए। हम्म 67वीं में सर मैं 6 नंबर से 65 66 में सर 6 नंबर से, 67वीं 3 नंबर से, 68वीं तो सर पूरे पास आउट हो गए, 60 ही नंबर आया था, क्योंकि माइनस मार्किंग था। और उसी समय से सर मैं 69वीं दे नहीं पाया, इसी कारण से लगा कि अब नहीं हो पाएगा हमसे, फिर छोड़ दिया। बाद में फिर लगा कि नहीं, आदमी को हार नहीं मानना चाहिए, लास्ट लास्ट में भी हो सकता है। और सर मेरा मेंस में सर 72 में 70 मेरा डीआई था, डीआई के बदल तो मेरा सिलेक्शन हुआ था। इंटरव्यू मेरा नंबर सर 55 ही दिया गया था, वो रहमान सर को उनके बोर्ड में थे हम, तो हम्म जिसके कारण फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 12 नंबर से मेरा फाइनल छूटा था, बाकी कोई सर 70। देखिए, कोई जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, उसको आप, अभी भी समय है आपके पास, आप प्रयास यहाँ से करें। और जैसे कि आपका अगर जो साइंस सेक्शन वीक है, तो साइंस का तरीका ये है कि आप क्लास 8, 9, 10 की एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ें। और इस समय आपका माइंड इतना डेवलप हो गया हो कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मुश्किल से 10-15 दिन में खत्म कर लेंगे। तो खैर लिख पढ़ें भी, और साथ ही साथ प्रयास करें कि उसका एक शॉर्ट नोट्स अगर समय मिलता है तो बनाने का प्रयास करें। नहीं तो एटलीस्ट घटना चक्र को पहले आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद घटना चक्र का बुक पढ़ें। उसमें भी एक शॉर्ट नोट्स होता है 2 से 3 पेज का, फिर क्वेश्चन किया हुआ रहता है, क्वेश्चन करिए उसको। टेक्स्ट बुक का एक एप्लीकेशन आता है मोबाइल पे, आप उसका लगाइए। मतलब आप एक तरह से रिदम में बने रहिए, क्वेश्चन जी हाँ, करते रहे हैं तो हाँ। वो मेरे लिए नुकसान कर रहा है सर। अब लगता है कल से मैं हम्म स्टार्ट किया, अजीब लगता है, कहाँ क्या क्या छोड़ दिए बीच में, जो हाँ, काफी तो लंबा। उस चीज को जो है ना, रिदम बनाना। जैसे देखिए, रिदम बनने का मतलब क्या है, अगर मान लिया कोई बात नहीं, आप ड्यूटी में है, फिर भी आपके पास मोबाइल फोन है आज के टाइम में, आप अखबार पढ़ लिए, न्यूज़पेपर पढ़ लिए, उसके अलावा करंट अफेयर्स वीडियो देख लिए, ये तो कंपलसरी काम करना है। उसके बाद आप नहीं टेस्ट लगा लिए, मतलब एक रिदम बना रहना चाहिए। आज सर आपका बताइए। इसमें इससे सर बोलने का एक तो अंदर का झिझक भी टूटेगा, जो भी जैसे हाँ डिस्कस बिल्कुल, ये एक काफी। झिझक जो होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि पार्टिसिपेटिव बनाइए। मैं आता हूँ 4-5 न्यूज 10 न्यूज लेकर के, मैं, लेकिन वो न्यूज एक है, लेकिन टाइमिंग टाइमिंग उससे सर क्या, रिलेटेड इतना लिंकअप है। बोलिए बोलिए। ये मीट का सर टाइमिंग डेली क्या रहेगा, जो अभी आज टाइमिंग अभी 9 to 10 है, 9 to 10। 9 to 10 रात में सर? हाँ, रात में ही रखते हैं हाँ हम लोग। और इसमें सर केवल पेपर डिस्कशन नहीं और नहीं सब्जेक्ट वाइज? नहीं, सब्जेक्ट वाइज भी होगा, करंट अफेयर भी होगा, बहुत सारे चीज प्लान किए गए हैं। क्योंकि इंटरव्यू का क्लास चल रहा था, अभी सारे बच्चे इंटरव्यू के थे, अब इंटरव्यू समाप्त हो चुकी है, तो अब इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, सारे ठीक ठीक सब्जेक्ट है आएंगे, सर। सिर्फ हमें पेपर ही सर नहीं ऐसे है। सर, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कोई माहौल बात कुछ है नहीं ही। है, हम जो बैठे हुए हैं हम भी अकेले ही अपने रूम से पढ़ा रहे हैं, कार्तिकेय भी अपने रूम से अकेले ही पढ़ा रहे हैं, और जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं वो भी अकेले ही हैं। हम आप लोगों के साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, तो इसलिए आप अकेले नहीं हैं। जी ठीक है, जी, थैंक यू कोई सर। समस्या है आपके लिए 24 घंटा हमारी फोन लाइन खुली हुई है। आपको जिस नंबर से लिंक गया है उस नंबर पे आप कॉल करें, बिल्कुल मदद किया जाएगा। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हर बच्चों के लिए हम अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, नहीं अच्छा, एक बार सर देना 70वीं, अच्छे से अगर हो दीजिए, जाता। बिल्कुल हाँ होगा, सर, क्यों इस नहीं वक्त, हाँ सर इतना तो है सर कि एक बार आदमी ठान ले तो हर होगा। चीज संभव है। अरे यार, ठान लेते तो आप लोग चाइना पाकिस्तान को हरा देते हैं, तो ये सब क्या है। जी जी जी। तो वही चीज है सर कि मैं दोबारा, चूंकि घर सर बिहार ही पड़ता है, तो उधर भी इसी बहाने अपना वापस चले जाएंगे। और सर एक एक ठीक चीज है, और हाँ बताइए, कह बोलिए रहे थे बोलिए। सर, कि न्यू पैटर्न पे एक बार एक ऐसा क्लास रखा जाए सर कि किस तरह से क्रैक किया जाए, क्योंकि सर पैटर्न तो पूरी तरह से इसका
चेंज कर दिया। पहले तो आदमी लूसेंट पढ़ लेता, इधर उधर पढ़ लेता था तो हो जाता था। अब जब तक सर सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाएगा तब तक ये सिलेक्शन होने वाला नहीं है पीटी का। तो हम लोगों ने चाह चर्चा किया था, आपको एक बार फिर से चर्चा कर दिया नहीं जाएगा। नहीं कार्तिकेय, मैं बताना चाहूंगा आपने, अब जो भी हम लोग हम्म। चर्चा करते हैं इसका सारा का सारा लिंक यूट्यूब पे डाला हुआ है। उस ग्रुप में यूट्यूब का लिंक भी रहता है। आज फिर से हम वीडियो अपलोड करेंगे, एक यूट्यूब का लिंक भी दे देंगे, ठीक है। तो आपने ठीक जो है भी सर। इंटरव्यू वगैरह देखा ये सारा का सारा यूट्यूब पे जाता है। वनली आईएएस पीसीएस के नाम से हमारा चैनल है, वनली आईएएस पीसीएस, जिस नाम से ग्रुप है अच्छा। उसी नाम से चैनल भी है। तो वो भी मिल जाएगा, हम्म, आप वहां से देख सकते हैं। पूरे 1 घंटे की क्लासेस है, पूरी डिस्कशन हुई है। जो भी प्रीवियस क्लासेस जिनका छूटा हुआ है वो भी देख सकते हैं, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देख सकते हैं। हर चीज आता है। अगर आपकी क्लास छूट भी जाती है तो आप वहां से देख के जी कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। जी जी जी, ठीक है सर। तो रुपेश जी आज का क्लास यहीं तक रखा जाए। हाँ, सारे जो सौरभ का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था और भी सारे बच्चों का, और जो आज का क्लास हुआ है ये रिकॉर्डेड हो चुका है, और रिकॉर्ड होके ये यूट्यूब पे चला जाएगा। आप लोग वहां भी इसको देख सकते हैं, यूट्यूब का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे क्या कहते हैं आंसर राइटिंग वाले थे, आंसर बहुत कम लोगों ने लिखा है खाते में, बहुत कम लोगों ने कलम चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। बिना अच्छा, लिखे सब। कितने लोग भेजे हैं अरे रुपेश जी? बहुत कम लोग। 1000 में से मुश्किल से 20 बच्चों ने भेजा है। आप समझ रहे हैं रेशियो। बिल्कुल। डर लग रहा है सर। किस बात का डर लग रहा है? बेसिक क्वेश्चन दिया गया है लिखने के लिए, संथाल विद्रोह के बारे में लिख नहीं दीजिए। नहीं सर, वो नहीं सर, रिजल्ट से। अच्छा अरे अच्छा, इंटरव्यू का इनका रिजल्ट का डर लग रहा है। डरना डरना क्या सर नहीं कहाँ है। क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं आप? टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक है। सर जैसे हम लोग न्यू वाले के लिए टेलीग्राम में ऐड कर देते हैं हाँ और ठीक है, वो कैसे क्या क्या। लिंक हम दे देंगे सारा टेलीग्राम का, ठीक है। सब मिल जाएगा आपको, उसके लिए चिंता नहीं करना है। सौरभ जी डरना नहीं है, ठीक है। अब आपका जो काम था आपने कर दिया, जो कर्म करना था वो कर चुके हैं आप। और गीता में अब कहा बस गया है यार कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, क्यों टेंशन हाँ। लेते हैं? बिल्कुल क्या लेके आए हो, क्या अपने इष्ट लेके देवता जाओगे का नाम लें यार? और उन पे छोड़ दें। डर लग रहा है सर। इसके पहले जो था वो समझिए कि मेरा GS2 के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसमें 118 नंबर रह गया था। अब इस बार तो 140 प्लस उसमें, मतलब जो भी मेरा दोस्त लोग DSP वगैरह है तो हाँ उसको कॉपी जो आया है ना सर, हाँ, जो भेज दिया है उसको चेक करवाए हैं तो लोग बोल रहा है कि ठीक है इसमें 140 प्लस तो आना ही मतलब चाहिए। आ जाएगा सौरभ, आ अगर जाएगा। इस बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल आज इंटरव्यू देने से पहले भी आप जब बात करते हैं ना तो हम लोगों को लगता था कि नहीं सौरभ इस बार सिलेक्ट जरूर होगा, ठीक है। सौरभ बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ चॉइस हाँ डीएसपी। हाँ, अर्पणा बोलिए। सर मई का जो करंट अफेयर करना है वो आप टेलीग्राम पे डालेंगे क्या? क्या क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया मुझे। अब माइक को आप मई पास का कर लेंगे, क्लोज करेंगे माइक को। हाँ बताइए। सर मई का जो करंट अफेयर करना है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आ रही, बताइए। मई का करंट अफेयर टेलीग्राम पे डाला है क्या पीडीएफ, मतलब हाँ वो पढ़ हाँ के हाँ, आना है टेलीग्राम पे क्या डाला सर? गया है। टेलीग्राम का लिंक आज हम फिर से डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। मई का जो करंट अफेयर्स है इंग्लिश हिंदी दोनों में डाला गया है। आप जिसमें कंफर्टेबल है पढ़ करके आए, लेकिन जरूर पढ़ें। आप कल लोग आज तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, कुछ बच्चे का इंटरव्यू था इसलिए उसमें टाइम चला गया। अदरवाइज नेक्स्ट डे से हम लोग पहले करंट अफेयर्स 15 मिनट का डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो मैगजीन चल रही है अभी मई का उसका चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग को जो बोला गया है, डायरेक्शन दिया गया है, मेंस वाले बच्चे जो लिखना चाहते हैं आंसर राइटिंग वो जरूर लिख करके लाएं। तो बताइए। जैसे हम मतलब जैसे 70 के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, क्या ठीक। हमको जो करंट अफेयर्स पे ही हमें फोकस करना होगा ना? क्या चीज स्टार्ट कर रहे हैं आप, फिर से बताएंगे? 70 वीडियोस के लिए हम हाँ प्रिपरेशन तो हाँ स्टार्ट कर बिल्कुल। रहे तो हैं। अभी आप हाँ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उसके साथ आप स्टैटिक भी एक दो सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री ले लीजिए या साइंस, उसके साथ साथ पैरेलली पढ़ना है। बाकी और जहाँ सर भी आपको इस बार प्रॉब्लम होती है तो बताइए हमको। इस हाँ बताइए। टेलीग्राम इस का बार लिंक दे दिया गया है, हम सर आप लोग अभी यहाँ से भी लौट के ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ बोलिए सौरभ। इंटरव्यू दे के आए थे सर, तो मिलाए थे तो 94 के करीब आ रहे हैं नंबर, आराम से 69th में। हो जाएगा सौरभ, फिर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा नंबर है, नो इशू है, आपका हो जाएगा। ज्यादा कुछ पढ़े नहीं थे सर, बस मतलब पुराना एक्सपीरियंस पे दिए थे, मतलब ठीक है। हाँ तो करंट इस वरेंट बार पढ़ तो लिए थे।
कंसेप्ट जिनकी अच्छी थी, सब्जेक्ट पे पकड़ थी, कंसेप्ट थी, सब्जेक्टिव स्टडी करते थे, उनके लिए बेहतर था। हाँ सर एक्चुअल और बाकी वन लाइनर का वो अब नहीं रहा है ट्रेंड। सर चौरानवे 69 तक कितना अप्रोक्स कितना कट ऑफ जा सकता है? कटअप उसमें अप्रोक्स जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 80 to 85 के अराउंड रहेंगे जनरल।